आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और अब बात करते हैं चुनावों की, जहां के प्रचार करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। राजस्थान में एक नए तरीके से चुनाव किया जा रहा है। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर आपको खबर समझाएंगे। तो राजस्थान में चुनाव प्रचार का ये नया तरीका देखने को मिला है। देखिए तस्वीरों में यहाँ पे किस तरीके से राजलक्ष्मी बुलेट से प्रचार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चेन्नई से राजलक्ष्मी नाम की एक महिला बीजेपी के प्रचार के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेकर बुलेट से निकली। राजस्थान के 13 जिलों में ये यात्रा निकलेगी और साथ ही राजलक्ष्मी जी बीच बीच में अपने खुद के दम पर ट्रक को खींचने का साहस भी दिखा रही हैं। बीजेपी के लिए अनूठा प्रचार आखिर कितना सफल रहेगा, ये तो अब समय ही बताएगा। मैं पूरा देश भर में बुलेट मोटरसाइकिल से भ्रमण कर रही हूँ। कहो दिल से मोदी जी भी सुना रहे मैं कर रही हूँ। ये 4 सालों से जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट चल रही है इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए मैं खुद आकर्षित होकर ये सारे देश को मैं ये संदेश दिलाना चाहती हूँ कि 2019 में तो मोदी सरकार बनने है। इसके लिए ये संकल्प के लिए मैं ये पूरा यात्रा कर रही हूँ। जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर्स में जाती हूँ, महिलाओं के लिए जागरूक करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए मैं ट्रक पुलिंग का कार्यक्रम भी मैं कर रही हूँ। तो देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार में सिर्फ पार्टियां ही नहीं, आम लोग भी जुटे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि सरकार जो है एक बार फिर से बीजेपी की बने। राजस्थान से हमारे संवाददाता नमित त्यागी सीधे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, अगर फिलहाल बात करें राजस्थान की, चुनाव होने वाले हैं, मतदान हो रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है फिलहाल, क्या कुछ हालात वहां पर हैं? देखिए अनुपमा, जहाँ तक हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर अब चुनावों की लेकर जो है अंतिम जो दौर का जो प्रचार है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि 7 दिसंबर को पूरे राजस्थान के अंदर 200 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन ठीक उससे पहले अगर हम बात करें तो उल्टी गिनती चुनावों की शुरू हो। और ऐसे में बीजेपी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं, वो बढ़ चढ़ कर जमीन पर उतर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में जो जोधपुर सीट है, यहाँ से अगर हम बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी जो है वो जोधपुर से ही सांसद। और ऐसे में वो भी सुबह अगर हम बात करें तो लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं वो सुबह निकलते हैं, रात को 12-1 बजे तक लगातार प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे राजस्थान के अंदर इस बार सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा होने वाला है वो होने वाला है बेरोजगारी और किसानों के लिए आखिर कौन सी पार्टी क्या करेगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ जीत और हार की पहलू को देखें तो तमाम बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी के अंदर जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया उन लोगों ने बगावत कर अपने ही पार्टी के खिलाफ वो लोग खड़े हो गए। तो ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 4 केंद्रीय मंत्री और 6 पूर्व एमएलए जो हैं, 4 पूर्व मंत्री, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, 4 पूर्व मंत्री और 6 पूर्व एमएलए ऐसे हैं जिनको इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और वो अपने ही नेताओं के, अपनी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लिए ये है कि क्या कांग्रेस के लिए वो जो बागी नेता है, क्या कांग्रेस का वोट बैंक काटेंगे। और नमित, दरअसल आपके पीछे मंदिर की घंटियों की भी आवाज आ रही है। ऐसे में चुनाव प्रचार की जब बात आती है तो धर्म, मजहब, और इस बार तो सबसे ज्यादा चुनावों के अंदर चाहे मंदिर की बात करो, मस्जिद की बात करो, उनका शोरगुल जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक अगर हम धर्म और जाति के आधार पर बात करते हैं तो जब चुनाव आते हैं तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो धार्मिक मुद्दे को लेकर भी, धार्मिक जातिवाद को लेकर भी प्रचार प्रसार में उतरती हैं। वहीं हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को आपने देखा कि कल जिस तरह से उन्होंने एक मंदिर के अंदर दर्शन किए, वो दरगाह पर भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तो आप खुद देखते हैं कि वो किसी मंदिर या मस्जिद में दर्शन करने नहीं जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आने वाले दिनों में पब्लिक क्या इनके प्रचार नमित, क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि राजस्थान में आप काफी दिनों से मौजूद है, लोगों के बीच में आप बातचीत कर रहे हैं, क्या इस बार जाति से ही जय जयकार होगी किसी भी पार्टी की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जाति फैक्टर जो है ये काम जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दिया है कि आखिर उनके अंदर क्या सोच रही है। क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर हमने तमाम राजस्थान के अंदर कई इलाकों का दौरा किया है, टिकट बंटवारे को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है, कैंडिडेट जो है उनके अंदर नाराजगी है। तो ऐसे में ये है कि आखिर जो कैंडिडेट बागी होकर खड़े हुए हैं उनके मुद्दे और उनकी जो पहले जिस पार्टी में थे वो उस मुद्दों में आखिर क्या बदलाव है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसानों के लिए और बेरोजगारी का मुद्दा जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आते हैं उस दौरान ही इन मुद्दों को लाया जाता है। इसके अलावा चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी की, वो इन मुद्दों को बेशक जो है भुना नहीं पाती है। नमित, अगर क्योंकि जाति की बात हो रही है तो एक बार चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार जातिगत समीकरण समझाइए कि फिलहाल जो है राजस्थान में आपको क्या कुछ समझ आ रहा है, जातिगत समीकरण क्या कुछ देखने को मिल रहा है?
देखिए, जहां तक हम जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से जो है कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो निचली कास्ट है उनको हालांकि टिकट जरूर दिया गया है, क्योंकि अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो 25 से 26% ऐसे टिकट बांटे गए हैं जहां पर निचली जाति जो है वो काफी चुनाव के अंदर फैक्टर डालती है। वहीं बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी की तरफ से 30 से 35% ऐसे इलाकों में टिकट बांटे गए हैं जहां पर जो है जो सबसे निचली जाति है उनको भी टिकट बांटे गए हैं। लेकिन यहां पर जाति फैक्टर उतना ही काम करेगा जितना, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो बागी नेता खड़े हुए हैं वो आखिर अपनी पार्टी का ही कितना वोट बैंक काटेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि किसानों को लेकर हर पार्टी जो है बड़े बड़े वादे करती है, क्योंकि जब बीजेपी ने कल अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था तो उसको कांग्रेस की तरफ से जो है प्रपंच पत्र जो है करार दे दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये सिर्फ महज प्रपंच पत्र है। तो ऐसे में आज हम जोधपुर की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो थे वो आए थे, उन्होंने बीजेपी के जो घोषणा पत्र को एक फर्जी करार दिया था। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की अभी भी जो मोदी वेव है वो राजस्थान के कई इलाकों में अभी भी बरकरार है। लोगों को अभी भी बीजेपी पर भरोसा है और हो सकता है कि शायद बीजेपी की जो लहर है और मोदी की जो लहर है वो इस बार भी बरकरार रहे। लेकिन यह डिसाइड होगा कि आखिर 7 दिसंबर को जब राजस्थान की जनता वोट डालेगी तो आखिर उनके दिमाग में मुद्दे क्या रहेंगे। नमित, अगर क्योंकि यहाँ जातियों की बात हो रही है तो एक एक करके जातियों की बात करते हैं। फिलहाल अगर जाट समुदाय की बात करें, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से 33 उम्मीदवारों को, जाटों को जो है टिकट दिया गया है, ऐसे में जाटों का फिलहाल क्या कुछ वोट जो है वहां पर पैमाना रहने वाला है? देखिए, जहां तक हम जाट समुदाय की बात करते हैं तो कई ऐसे इलाके हैं राजस्थान के अंदर, चाहे हम बाड़मेर की बात करें, चित्तौड़गढ़ से आगे की बात करें या फिर हम भीलवाड़ा की बात करें, जहां पर जो है ये फैक्टर काफ़ी काम करने वाला है। क्योंकि जैसे पहले आपने बताया कि 37%। और दूसरा सवाल ये भी होगा यहाँ पर अनुपमा कि जो तमाम अलग मुद्दे पार्टियों ने इस बार चुनावी मैदान में रखे हैं, क्योंकि कल जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पिछले घोषणा पत्र के आखिर कितने वादे आपने पूरे किए। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस के पास अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और ये बात खुद राजस्थान की जनता भी कह रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो मोदी और वसुंधरा राजे के खिलाफ वो खड़ा कर सके। लेकिन यहां पर अब जो राजस्थान की सीएम है वसुंधरा राजे, उनके लिए भी एक चुनौती है कि आखिर वो इस बार किस तरह से वापसी करेंगी, क्योंकि ये एक जरूर है कि कई राजस्थान के कई इलाकों में बीजेपी के अगेंस्ट माहौल जरूर बना है, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उसमें तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं अब जमीन पर उतरकर बीजेपी के लिए कड़ा प्रचार कर रहे हैं। नमित, क्योंकि अगर जातियों की बात हो रही है, जाटों की बात होगी, ये भी हमने देखा कि ब्राह्मण, वैश्य, अनुसूचित जनजाति तमाम जो है उन्हें टिकट फिलहाल दिए गए। लेकिन अगर मुस्लिम की बात करें, बीजेपी मुस्लिमों को काफी पीछे फिलहाल छोड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से 15 टिकट दिए गए हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक समुदाय को टिकट दिया गया। देखिए, जहां तक अगर हम न केवल राजस्थान की बात करते हैं, फिलहाल राजस्थान में चुनाव है, इससे पहले हम बाकी राज्यों की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस लगातार जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ा करती है। और ऐसे में 15 कांग्रेस की तरफ से जो टिकट दिए गए हैं वो ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा जो संख्या है वो मुस्लिम समुदाय की है। तो ऐसे में कांग्रेस ये उम्मीद लगा रही है कि बीजेपी के खिलाफ अपना उस इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर बीजेपी को टक्कर देनी चाहती है। लेकिन यहाँ पर जिन इलाकों में बीजेपी कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं वहां पर मुस्लिम फैक्टर तो काम करेगा ही, लेकिन जो युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, वो भी मायने रखते हैं। क्योंकि अगर हम पिछले 3 दिनों से लगातार युवाओं से भी बात करें, युवाओं का यह कहना है कि टिकट वितरण में जो गड़बड़ी की गई है उसका खामियाजा इस बार सभी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो 28 ऐसे उनके जो नेता है जिनको पार्टी ने बागी होने के बाद जो है 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो ऐसे में अब ये सवाल होता है कि आखिर जो पार्टी ने 28 नेताओं को निष्कासित किया है, क्या उनको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होने का ये एक सिला मिला है या इसको एक सजा कह सकते हैं? नमित, इन मुद्दों पर मैं आऊंगी, क्योंकि फिलहाल अगर हम जातियों की बात कर रहे हैं और फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ एक ग्रामीण इलाका भी है, वहाँ एक शहरी इलाके भी है। तो ऐसे में ग्रामीण फैक्टर और क्षेत्रीय फैक्टर जो है, शहरी फैक्टर, वो क्या कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो जो है मतदान पे क्या कुछ असर डालेंगे, चुनावों के नतीजों पर क्या कुछ असर डालेंगे? देखिए, जहां तक अगर हम शहरी और गांव के इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त हम बिलाड़ा विधानसभा के अंदर हैं। यहाँ के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि बिलाड़ा के अंदर आखिर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और आखिर चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? बिलाड़ा में बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि जो काम 4.5 साल 5 साल में हुए हैं वो 50 साल में नहीं हुए। चाहे बेली ट्रामा सेंटर हो या कॉलेज बिल्डिंग हो, SDM कोर्ट हो
या एडीजे कोर्ट हो, जो सड़कों का जाल बिछा है वो 50 वर्षों में नहीं बिछा। इस बार बिलाड़ा की जनता जब वोट डालने जाएगी 7 दिसंबर को, तो उनके जहन में क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे क्या जो वो अपनी पार्टी को वोट देंगे? मेन मुद्दा है सर कि जो किसानों का जो मूंग की तुलाई का है, मूंग की तुलाई का क्या है कि यदि यही पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में आ जाए तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है। आपको क्या लगता है कि आखिर इस बार बिलाड़ा के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले और कौन सी पार्टी आखिर बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो है वो आगे चल रही है? साहब हमारे हिसाब से जो हमारे एमएलए साहब 10 साल से है, बहुत ही जिनियन और लोकप्रिय एमएलए, हम तो उन्हीं को पसंद करेंगे और वही आगे चल रहे हैं। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन लाल जी गर्ग है, बहुत ही जनप्रिय और लोकप्रिय है, 10 साल से बहुत ही सादगी प्रिय आदमी है, पब्लिक उन्हीं को चाहेगी। क्या कांग्रेस की क्या कुछ यहाँ पर लहर दिखी है? कांग्रेस की ऐसी लहर लगी तो नहीं, जो काम बीजेपी ने करवाए हैं साहब 50 साल में आज तक नहीं हुए हैं, वो अर्जुन गर्ग ने हमारे। आप ये मानते हैं कि बिलाड़ा की जनता बीजेपी को एक बार फिर से मौका देगी? हाँ जी, तीसरी बार जरूर मौका देगी। आप बताइए कि आखिर कितना कार्य पिछले 5 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट ने यहाँ पर कराया? जो 5 साल में जो कार्य हुए है, मेरी सोच, मैं तो 50 साल का हो गया हूँ, ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं करवाया जितना काम जो अर्जुन जी गर्ग ने कराया। और मैं जानता हूँ कि बिलाड़ा को अर्जुन जी गर्ग ने कश्मीर का टुकड़ा बना दिया है। एक आज कोई अंदर शहर के अंदर प्रवेश करे तो लगता है कोई इतनी बड़ी सिटी है क्या, ये कोई रास्ते से आ जाए। तो इनका काम कोई आज तक कोई बोलने वाला है, और इनका जो स्वभाव है, जो इनका काम है, इतना किसी जाति 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला ये एक आदमी है जो हमने इतने सालों में देखा। कोई जाति में कोई जातिवाद नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा आदमी हमने एमएलए कभी पहली बार देखा है इतना साल। आपसे एक मेरा सवाल होगा, कांग्रेस ने 15 से अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है पूरे राजस्थान के अंदर, तो आप ये मानते हैं कि राजस्थान चुनाव में जो जातिवाद फैक्टर है वो काम करेगा? नहीं करेगा सर। बिलाड़ा के अंदर आखिर किसकी लहर है? बीजेपी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर। मुद्दे क्या रहेंगे? विकास का मुद्दा है, विकास वही है, ये तो आप भी आए होंगे, देखा होगा। अब बिल्कुल अनुपमा, अगर हम साफ तौर पर बात करें तो जनता जो है बिलाड़ा की, और न केवल बिलाड़ा की बल्कि पूरे राजस्थान की जनता इस बार विकास पर वोट डालेगी, और कमल का फूल जो है बिलाड़ा के अंदर फिर से दोबारा हुआ खिलेगा, ये उम्मीद यहाँ की जनता भी लगा रही है। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, उनसे एक बार बात कीजिए, उनसे जानिए कि क्या ये नहीं लगता कि पहले के चुनावों के मुकाबले पहले विकास की बातें होती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ मजहब, मंदिर, मस्जिद और तमाम जातियों की बात होती है। क्या कहीं ना कहीं ये असर नहीं डाल रहा है चुनावों पर? बिल्कुल, मैं ये सवाल यहाँ के लोकल लोगों से करूँगा। आप ये बताइए कि पहले जब चुनाव प्रचार होता था तो वहाँ पर विकास की बात होती थी, किसानों की बात होती थी, लेकिन आज जब प्रचार हो रहा है पार्टियों का तो उसमें जाति धर्म के आधार पर प्रचार होता, तो आप ये मानते हैं कि इससे चुनावों पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? नहीं, विकास का असर पड़ेगा, जाति धर्म का इतना असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो भी लोग साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो विकास की बात है, जाति धर्म का कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि पहले जो प्रचार होते थे, हम प्रचार में भी बदलाव आया है, अब जो पार्टियां हैं वो जाति धर्म के आधार पर प्रचार करती हैं। कहीं अगर मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाता है, कई जगह मंदिर मस्जिद के नाम पर भी अब वोट बैंक के जरिए सेंधमारी की जा रही है। आप ये मानते हैं इससे फैक्टर जो है चुनाव पर काफ़ी असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो पहले ये बोलना चाहता हूँ, मोदी जी भी अच्छा है, अमित शाह भी अच्छा है, लेकिन वसुंधरा जी ने घोषणा की थी किसान के लिए, बोला था कि आपके ये 50,000 का ये कर्ज माफ़ हो जाएगा, उसमें 10,000 माफ़ नहीं हुआ। लेकिन आगे से अच्छा है और नीचे से भी अच्छा है, लेकिन ये बीच वाले ये मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा गलत काम किया। बिलाड़ा की जनता क्या चाह रही है इस बार, कौन सी पार्टी? ये रुक रुक कर बात कर रही है, वसुंधरा जी की थोड़ी रुकावट है, वसुंधरा जी ने झूठ बोलकर काम चलाती है। नमित, उनसे पूछे ना, क्योंकि अब तो बीजेपी ने कह दिया ना साफ तौर पर राजस्थान में कि अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस भी हालांकि यही राग अलाप रही है, तो ऐसे में कंफ्यूजन जो है पैदा होगी और क्या कुछ वोट जो है फिर वहां पर दिया जाएगा, क्योंकि कर्ज माफी की बात तो लगातार दोनों पार्टियां कर रही हैं। कल जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहा है कि तमाम जो मुद्दे हम उठाएंगे, जो हमारी योजनाएं रहेंगी उनको पूरा किया जाएगा, किसानों के लिए जो कहा गया है वो पूरा किया जाएगा। तो आप ये मानते हैं कि आखिर, हालांकि कांग्रेस भी ये बात बोल रही है, लेकिन आपको क्या एक मौका फिर से दोबारा बीजेपी को देना चाहिए? हम देना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन ये बोलते हैं ऊपर वाले बोलते हैं वो सही बात है। आपको क्या लगता है कि जो अब कल बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें 50 लाख नौकरियां देने की बात की गई है, जो 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी देने की बात की गई है, किसानों के लिए बात की गई है, तो क्या आप मानते हैं कि राजस्थान की जनता एक बार फिर से बीजेपी को एक मौका देगी? इनकी सरकार आएगी जब तो मौका देगी, और भत्ता की बात है वो बेरोजगारों को भत्ता देगी, बनाएगी, इनकी सरकार आएगी जब उस टाइम देगी। तो
तो बिल्कुल अनुपमा, यहाँ पर जो है लोगों को अभी भी विश्वास है कि बीजेपी दोबारा से जो है वापसी करेगी राजस्थान के अंदर, और जो लगातार पिछले हम 2 सालों की बात करें तो विकास की राह जो है वो जरूर पकड़ी है, क्योंकि हम पूरे राजस्थान के अंदर देख रहे हैं विकास जरूर हुआ है। हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी जरूर है, लेकिन अभी भी कई लोग ये चाह रहे हैं कि फिर दोबारा से राजस्थान के अंदर कमल खिलना चाहिए। नमित, आप 3 दिन से वहां मौजूद है, लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं, क्या लग रहा है एंटी कंबेंसी फैक्टर की बात करें, क्योंकि हर चुनावों में वो असर जरूर करता है, क्या राजस्थान में इस बार एंटी कंबेंसी फैक्टर देखने को मिलेगा, क्या उसका असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर कि एंटी कंबेंसी असर जो है वो जरूर पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस बार मुद्दों पर और कैंडिडेट पर, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि जनता आखिर वोट किसको देगी, क्योंकि टिकट जो बंटवारे के टिकट जो बांटे गए हैं उससे भी लोगों के अंदर नाराजगी है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वही रहने वाला है, जिन पार्टियों ने अपने नेताओं को टिकट नहीं दिया वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी खड़े होकर खुद उम्मीदवार बन गए हैं, तो आखिर वो कितना वोट बैंक काटेंगे और उसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के वोट कटेंगे। जैसे बीजेपी और कांग्रेस में से कितने बागी नेता फिलहाल नमित सामने आ रहे हैं, एक बार ये भी बताइए दर्शकों, कितने बागी नेता जो है सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर टिकट काट सकते हैं, क्योंकि टिकट काटना जो है बहुत बड़ी बात फिलहाल आजकल के चुनावों में बन गई है। देखिए, जहां तक अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बड़े चेहरों की जहां तक हम बात करते हैं तो 4 पूर्व ऐसे मंत्री हैं और 6 पूर्व ऐसे एमएलए हैं जो खुद अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होकर, बागी होकर अपने ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ वो मैदान में उतरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फर्क कांग्रेस के वोट बैंक में जरूर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास भी कई ऐसे 3 से 4 पूर्व एमएलए हैं जो खुद अपनी ही पार्टी से बगावत करके अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट के सामने खड़े हो गए हैं। तो आखिर उस विधानसभा में जिसमें वो खड़े हुए हैं, उस विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी का जो वोट बैंक है वो बटेगा, और ऐसे में जो निर्दलीय हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर हो सकता है। नमित, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से अगर 10 चुनाव के टिकट जो हैं फिलहाल काटे जा सकते हैं, बीजेपी की तरफ से भी कुछ इसी तरीके का आंकड़ा मिल रहा है, तो ऐसे में दोनों पार्टियों को नुकसान होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि हमने पिछले चुनावों में देखा था, अगर हम बात करें उत्तराखंड के नगर निगम के चुनावों की अगर हम बात करें तो वहां भी कुछ इसी तरीके का आंकड़ा देखने को मिला था कि निर्दलीय उम्मीदवारों की जो जीत है वो ज्यादा बढ़ चढ़कर हुई थी, बाकी दोनों पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं नीचे घसीटती हुई नजर आ रही थी। देखिए, वो चीज यहाँ हो सकती है, ऐसा हम लगाया जा सकता है, यहाँ पर लोगों के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लोगों की पसंद है, क्योंकि अगर जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो बागी होकर खड़े हुए हैं, वो आखिर कितनी सेंधमारी अपनी ही पार्टी के वोट बैंक में कर पाएंगे ये समय बताएगा, क्योंकि उनके प्रचार प्रसार का तरीका भी जो है पूरी तरह से बदल गया है। क्योंकि जो मान लीजिए कांग्रेस की तरफ से जो नेता बागी हुआ है वो अब कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से अलग होकर नए मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहीं बीजेपी के जो बागी नेता है वो खुद नए मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो जनता आखिर किन मुद्दों को पसंद करेगी ये देखने वाली बात होगी। नमित, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या आपको लग रहा है पिछले 3 दिनों में जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और फिलहाल रोड की बात करें, सड़क, पानी, तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, क्या इनके अलावा भी कोई नया मुद्दा है जो बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है चुनावों में? देखिए, मैं खुद यहाँ के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, आप ये बताइए कि सड़क, पानी, बिजली, किसान, इन चीजों के अलावा कोई ऐसा नया मुद्दा है जो पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में रख रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये रहेगा भाई, जो मोदी जी ने जो वादा किया था जब सरकार में आए थे कि राम मंदिर, तो हम इनके मोदी जी से आशा कर सकते हैं भाई और कोई नहीं बना सकता राम मंदिर, जब तक मोदी जी है तो हमारा राम मंदिर बन सकता है। एक ही हमारी ये जो बड़ी जो मांग थी हिंदुओं की कि भाई इतने हिंदुस्तान में रहकर भी यदि राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। तो हम ये चाहते हैं भाई कि चलो मोदी जी, आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा तो पूरे देश में चल ही रहा है, वो मुद्दा बिल्कुल बनेगा साहब, 100% बनेगा। लोगों को आस्था एक बार राम जी को, किसको, सबको राम जी प्यारे हैं, तो लोग सब चाहते हैं भाई राम मंदिर बने हमारा और मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने, वसुंधरा मुख्यमंत्री बने, तभी जाके ये काम हो सकता है वापस 2019 में। कांग्रेस की कोई लहर यहाँ नहीं लगती, हमारी बिलड़ा में नहीं लगती साहब। राजस्थान में सरकार वसुंधरा की बनेगी पक्की, कोई रोक नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर अनुपमा फिर दोबारा से लोगों को विश्वास है कि राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी अगर हम जितने भी जिलों में घूमे हैं वहां पर फिलहाल मोदी लहर लगातार बरकरार दिख रही है।
नमित, क्योंकि अगर मैं राजनीति की बात करूं तो राजनीति में ब्राह्मणों का दबदबा राजस्थान में हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है और बहुत समय तक रहा था। ऐसे में कल जब राहुल गांधी पहुंचे थे राजस्थान में, उनकी तरफ से पूजा अर्चना की गई और उसके बाद अचानक से जब वो मीडिया के सामने आए, वो अपना गोत्र बताते हुए नजर आए। ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने बातचीत भी करी और पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपने गोत्र के बारे में जानकारी दी। क्या ये भी कहीं ना कहीं चुनावों पर असर पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का जो दबदबा रहा है राजस्थान के अंदर वो एक लंबे समय तक रहा था? देखिए अनुपमा, ये एक राजनीति का हिस्सा होता है कि तमाम जो बड़े नेता होते हैं जब चुनाव आते हैं उस दौरान मंदिर मस्जिदों में जाकर अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो उनकी पार्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो हासिल कर सके। लेकिन कल जब राहुल गांधी आए थे, उन्होंने मीडिया से मुखातिब जब हुए थे दर्शन करने के बाद मंदिर में, उन्होंने अपना गोत्र बताया था। और ये आपको ध्यान होगा कि इससे पहले भी जो राहुल गांधी थे वो कई मस्जिदों के अंदर भी जा चुके हैं, दरगाहों पर भी जा चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये बात है कि आखिर इससे पहले जब विधानसभा चुनाव आते हैं या फिर लोकसभा चुनाव आते हैं, उस दौरान ही जो बड़े नेता होते हैं वो इस तरीके की अपने जो गोत्र बताते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसके अलावा नॉर्मली आपने देखा होगा कि राहुल गांधी या तो विदेशों की छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब देश के अंदर ही रहकर मंदिर मस्जिद गिरजाघर यहाँ पर घूमते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति का एक फैक्टर है कि आखिर नेता लोग जब चुनाव आते हैं इस तरीके की एक हथकंडे जो है अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाने के लिए आजमाते हैं। लेकिन यहाँ अब ये देखना होगा, क्योंकि 7 तारीख को जब चुनाव होगा उसके बाद महज 3 दिन के बाद ही 11 दिसंबर को जब वोट की पेटियाँ खुलेंगी, तो वहाँ पर आखिर कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट सराखों पर वहां की जनता बैठाएगी, इस समय बताएगा। नमित, अगर ऐसे में फिलहाल क्योंकि दोनों पार्टियां जो है लगातार कोशिश कर रही हैं, प्रचार प्रसार की बात करें, ऐसे में फिलहाल क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से हालांकि चेहरा फिलहाल साफ नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि वसुंधरा राजे ही आने वाले मुख्यमंत्री पद के लिए जो है चेहरा होंगी। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ना कोई चेहरा साफ किया गया है और फिलहाल अंदर ही मतभेद जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य क्या कुछ होगा राजस्थान में? देखिए, जहां तक हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी अभी भी वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जब टिकट की जब उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर आपसी मतभेद जो था वो देखने को मिला था। क्योंकि जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आनी थी उस दौरान रात भर हमने देखा कि एक पॉलिटिकल ड्रामा चला। कई जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे वो मीटिंग में से उठकर चले जाते हैं और देर रात जब पहली लिस्ट सामने आती है तो उस दौरान भी कई जो बड़े नेता थे उनके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। और ऐसे में यही सवाल है कि क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस के पास अशोक गहलोत और जो कांग्रेस की आपसी कला है, क्या आप ये मानते हैं कि राजस्थान चुनावों में कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि आपसी कला की वजह से? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जो बड़े जो जब मीटिंग चल रही थी, जो बड़े नेताओं के चहेते उम्मीदवार थे उनको जब टिकट नहीं दिया गया तो वो खुद जो बागी नेता हैं उनके प्रचार प्रसार में आ गए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, वही सवाल हमने आज कांग्रेस के एक बड़े नेता से भी पूछा था, उनका भी यही कहना था कि इससे असर तो जरूर पड़ेगा लेकिन हम हर किसी को टिकट नहीं दे सकते। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो बागी नेता खड़े हुए हैं अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ, उससे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी जरूर होगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा दरअसल जा रहा है कि हम हर किसी को टिकट नहीं दे सकते थे, लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर भी आपसी कलह देखने को मिल रही है। फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 15 मुस्लिम लोगों को टिकट दिया, यानी 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें, बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया। लेकिन ब्राह्मणों की बात करें, ब्राह्मण और जाटो समुदाय जो है उनका दबदबा अच्छा खासा रहा है, राजस्थान में हमेशा रहा है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जाट समुदाय को एक बार फिर से बहला फुसलाकर वोट बैंक जो है वो हासिल किया जा सके। और लगातार चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक कुल फिलहाल राजस्थान में उतारे गए, जो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों में गहमा गहमी बढ़ रही है। बीजेपी के लिए जहां सरकार में वापस आना चुनौती बन गई है, तो वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। सरकार बनाने को लेकर दोनों पार्टियों के नेता प्रचार में जुट गए हैं और दोनों का ही दावा है कि वो सरकार बना रहे हैं। लेकिन ये तो दरअसल 11 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है। जोधपुर पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल से बातचीत की हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऐसे में प्रचार प्रसार के जो है वो अंतिम दिन चल रहे हैं। तमाम पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो राजस्थान के अंदर प्रचार प्रसार के लिए जमीन पर उतर रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है शक्ति सिंह गोहिल जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जोधपुर के अंदर प्रचार के लिए आए हैं। पहला सवाल ये होगा कि आखिर कल जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया उसको कांग्रेस के बड़े नेताओं चाहे सुरजेवाला की बात करें, उन्होंने प्रपंच पत्र इसको करार दिया, तो आखिर उसके पीछे क्या संदेश? देखिए,
कि जब भी चुनाव में कोई बात होती है, घोषणा पत्र होता है, तो पार्टी की जिम्मेवारी होती है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। आपको याद होगा, हमने यूपीए 1 जब बनी, मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में सरकार बनी, उस वक्त पे हमने एक घोषणा पत्र दिया था। उसमें हमने कहा था कि इतने मुद्दे हम करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, सोनिया गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड, राइट ऑन फूड सिक्योरिटी बिल, ये सारी चीज़ें हमने कही थी, हमने करके दिखाई। गोयल जी, दोनों पार्टियों के लिए एक सबसे बड़ा कारण जो इस बार बन रहा है, जो बागी नेता हैं वो सबसे बड़ा वोट बैंक अगर काट सकते, चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंदर 4 ऐसे पूर्व मंत्री हैं और 6 ऐसे पूर्व एमएलए हैं जो बागी होकर जो कैंडिडेट के आप ही के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हैं। आपको लगता है कि वो शायद कुछ वोट बैंक आपका काट सकते? देखिए, वोटर जो है वो बहुत तेज दिमाग वाला है। मेरी पार्टी देती है, विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है, फिर संजोग होता है कि पार्टी मुझे ना भी दे। अगर आप विचारधारा से जुड़े हुए नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए भी कांग्रेस पार्टी में जिनको टिकट मांगा नहीं मिला, नाराज़ हुए, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है यहाँ पे, तो आप वोट कटवा हो ऐसी इमेज नहीं बननी चाहिए। आइए, परिवार में वापस आइए, कांग्रेस कैंडिडेट को समर्थन कीजिए। राजस्थान के अंदर आती है तो क्या शिक्षा के ऊपर जो खर्च किया जाएगा वो निवेश में आ गया फिर खर्च किया? देखिए, आप जानते हो कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं होता। ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको मैं भाजपा मानती ही नहीं, उसमें हम मानते हैं। राइट टू एजुकेशन का कानून, माने शिक्षा भी एक अधिकार है, उसका कानून लाई तो कांग्रेस की दिल्ली में सरकार है। फिर बिल्कुल है कि आपके ऊपर अगर एक युवा साथी के ऊपर अच्छा एजुकेशन के लिए हम कुछ खर्च करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। वही बच्चा बड़ा होकर राजस्थान में ऐसे पैसे कमा के लाएगा कि राजस्थान में रिपे हो। मैं ज़रूर ये मानता हूँ, सचिन जी ने कहा, सही कहा, हमारी पूरी कोशिश शिक्षा के मामले में राजस्थान स्वनिर्भर हो, बेस्ट एजुकेशन राजस्थान में मिलता हो, वो हमारी सरकार तय करेगी। गोयल जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आते हैं तो उस वक्त तमाम पार्टियां बेरोजगारी और किसानों को मुद्दे को लेकर सामने आती हैं, तो इस बार कांग्रेस के कौन से अहम अलग मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, हमारी कुछ चीज़ें हमने कही, हम जुमले नहीं देते, हम ज़मीनी सच्चाई को लेके कुछ बातें करते। ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान देश नहीं। किसान हमारी प्रायोरिटी है। किसान के लिए हमने पंजाब में कहा था, सरकार बनी, कर्जा माफ़ कर दिया। कर्नाटका में हमने कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा था, सरकार बनी, कर्जा माफ़ कर दिया। तो वो काम हम यहाँ करेंगे। हमने मनरेगा दिया था और हर गांव में गरीब मजदूर को काम मिला था। आज भाजपा की सरकार में नहीं हो रहा है। हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि मजदूर को भी काम मिले और पढ़ा लिखा है तो उसे नौकरी मिले, उसे भी काम करने का अधिकार मिले। कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी है। 200 में से सर कितनी सीट मांग रहे हैं? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ और मैं कोई अमित शाह की तरह अहंकार में नहीं जीता हूँ। अमित शाह ने गुजरात में कहा था 182 सीट थी और हर जगह पे अहंकार से कहता था मैं 150+। आखिर में जनता जनार्दन, जनता के आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। सभी सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता के आशीर्वाद मिलेंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो बिल्कुल ये थे शक्ति सिंह गोहिल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान अब जो है आखिरी जो प्रचार है उसके दिन चल रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर ज़मीन पर जो तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार के लिए उतर रहे हैं उसका कितना फ़ायदा 11 दिसंबर को पार्टियों को मिलेगा। कैमरा पर्सन निकांत गुप्ता के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, जोधपुर।